जब हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हाइपरबोला के ग्राफ में हमें क्या करना है, एक दो चीजें और डिस्कस करनी है ना। एग्जांपल हमने लिया किसका, थर्मोडायनेमिक्स, राइट, थर्मोडायनेमिक्स का, और वहां पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने क्या किया, कर्व बनाया हुआ है। तो कल हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा। जब एक्सपेंशन की बात कर रहे थे तो एक्सपेंशन में भी हमने क्या देखा था, एक देखा था कि एक था कैसा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दूसरा था कैसा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब हम वर्क डन देख रहे थे तो वर्क डन देखने के लिए क्या देख रहे थे, एरिया अंडर दी ग्राफ, राइट। तो उसके लिए हम देख रहे थे एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ भी हमने देखा था। तो एक्सपेंशन के टाइम पे दूसरा आंसर आ रहा है और कंप्रेशन के टाइम पे दूसरा आ रहा है। एक्सपेंशन के टाइम पे हमने देखा कि आइसोथर्मल के लिए वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है, जबकि कंप्रेशन के टाइम पे एडियाबैटिक में वर्क डन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये हमने क्या कर लिया, ऑलरेडी देख लिया, इतना पार्ट हमने क्या किया, पहले से समझ गए हैं, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है और देखना है। हमने बोला कि अगर मान लो हमारे पास कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हमने यहां पे लिखा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, V टू द पावर गामा। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V टू द पावर गामा। अब हमें यह भी ऑलरेडी सीखा हुआ है कि गामा की वैल्यू बेस्ड होती है या डिपेंड करती है किस पे, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक पे, और इन सबकी वैल्यूज क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर हमने यह भी सीखा है कि जैसे जैसे हम गामा की वैल्यू क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी जो शार्पनेस होती है ग्राफ की, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब उसी से रिलेटेड यहां पे क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से है, राइट, एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमारे पास इस तरह से तीन ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे तीनों दिया हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। लेकिन इसमें से बोला है कि एक ग्राफ है वो है हीलियम के लिए, एक ग्राफ है ओजोन के लिए, और एक ग्राफ है किसके लिए, N2 गैस के लिए। तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये ग्राफ नंबर 1 है, ये है ग्राफ नंबर 2 और ये ग्राफ नंबर 3। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा है कि कौन सा कर्व किस गैस को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो तुमको क्या करना है, पता करना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी लिख लो, ग्राफ फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, graph for adiabatic expansion is given, graph for adiabatic expansion is given for 3 different gases, for 3 different gases. Identify which graph represents helium, ozone and nitrogen. Which graph represents helium, ozone and nitrogen. तो कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है वो हमको क्या करना है, देखना है, राइट। कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें देखना है। चलो ट्राई करो। करने का तरीका सिंपल ये रहेगा कि हमें पता है जैसे जैसे गामा की वैल्यू हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ की शार्पनेस उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब हमारे पास तीन यहां पे क्या है, गैस है। एक है हीलियम विच इज मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा यही होता है। दूसरा है नाइट्रोजन जो क्या है हमारा डायटोमिक, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.4। इसके लिए तो हम सीधा बता सकते हैं कि मिड वाला तो ग्राफ इसी के लिए होगा। फिर ओजोन है हमारा, ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.33। अब अगर हम बोलेंगे कि अगर गामा की वैल्यू सबसे कम है, राइट, गामा की वैल्यू सबसे कम है तो उसकी शार्पनेस सबसे कम होगी। तीनों में सबसे कम शार्प कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वाला। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला है इसका गामा सबसे कम होना चाहिए, और गामा सबसे कम किसके लिए, पॉलीएटॉमिक ओजोन के लिए। तो पहला ग्राफ हमारा होना चाहिए कौन सा, ओजोन। दूसरा ग्राफ हमारा होना चाहिए N2, और तीसरे में इसकी शार्पनेस सबसे ज्यादा है, सिंस इसमें गामा सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा गामा किसके लिए, हीलियम के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ
गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये? राइट, इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है, पूछा हुआ है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और ये क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो हाइपरबोला के ग्राफ पे हमने इसीलिए पहले समझ लिया था कि गामा इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी शार्पनेस और ज्यादा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और वही हम क्या कर रहे हैं यहां पे देख रहे हैं। क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो देखो, तो 3 मेजर ग्राफ हमने क्या कर लिए, देख लिए हैं, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का एंड हाइपरबोला का। इनका ग्राफ कब बनना है, कैसे बनना है, और ग्राफ से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे बिल्कुल मुट्ठी पे होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इसमें पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ हमारे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राफ हमारे पास और बचे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिप्स, और उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। तो 4th ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एलिप्स का। राइट, 4th ग्राफ हम यहां पे देख रहे हैं एलिप्स का। अब समझो बेटा, एलिप्स का ग्राफ हमें क्या करना है, अगर देखना है तो अगेन क्या चाहिए, सबसे पहले तो इक्वेशन। राइट, कोई सा भी ग्राफ अगर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास इक्वेशन होना जरूरी है। राइट, एक इक्वेशन जरूरी है हमारे पास। तो इसी तरह से इक्वेशन का, एलिप्स का भी क्या है हमारे पास, इक्वेशन है। तो एलिप्स का इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट, ये कहलाता है हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जहां पे ग्राफ हमें बनाना है, ड्रॉ करना है किसके बीच में, x एंड y के बीच में। तो x और y के बीच में हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पे a और b बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का भी मतलब क्या है, x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी a स्क्वायर नहीं बेटा, a, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, b। अब ये मैक्सिमम वैल्यू से क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या देखना है, वो हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका भी जब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कोई इलिप्टिकल ग्राफ भी बनाते हैं, तो इसके भी 2 केसेस हमारे पास हो सकते हैं। जैसे पहला हमने बोला कि केस 1 ऐसा हो सकता है कि जो a है वो b से क्या है, बड़ा है। तो केस 1 में हमने ये मान लिया कि जो a की वैल्यू है वो b से क्या है, ज्यादा बड़ी है। तो अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, इधर पे लिया है x, इधर पे लिया है y। राइट, इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राफ बनेगा, जिसमें x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, a है। इसी तरह से y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, b। इस एक हमारा जो बड़ा वाला एक्सिस होता है ये कहलाता है मेजर एक्सिस, और जो स्मॉल होता है वो क्या कहलाता है, माइनर एक्सिस। तो इसमें हमारा a कहलाएगा क्या, मेजर एक्सिस, और जो b होगा ये कहलाएगा क्या, माइनर एक्सिस। तो एक हो गया मेजर एक्सिस, एक हो गया माइनर एक्सिस। दूसरा केस हमारे पास ऐसा हो सकता है, राइट, केस 2, कि a की वैल्यू b से क्या है, राइट, छोटी, स्मॉल है। अगर ऐसा है, राइट, इस तरह से है, तो ये इधर लिया है x, इधर लिया है y, हमारा जो इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, जहां पे ये कहलाएगा हमारा a और ये हमारा हो गया क्या, b। अब a हमारा क्या हो गया, माइनर एक्सिस, एंड जो b होगा वो कहलाएगा क्या, मेजर एक्सिस, वो कहला जाएगा मेजर एक्सिस। क्लियर है ये? अब इमेजिन करो बेटा, समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं इसको क्या कर दूं, b वाले को या y वाले को कंप्रेस करूं और a वाले को क्या करूं, थोड़ा सा एक्सपैंड करूं। इतना कंप्रेस और एक्सपैंड करना है इसको कि a और b दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। खुद इमेजिन करो, इसको हमने ऐसे कंप्रेस कर दिया, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया कि a और b बराबर हो जाए, तो यही जो एलिप्स दिख रहा है अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर्कल में। राइट, तो यही ग्राफ हमारा सर्कुलर भी हो जाएगा, सर्कल का बनेगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं अगर ऐसा हुआ, इफ a इज इक्वल टू b, अगर ऐसा हो गया कि मेजर और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएं, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और एलसीएम इसका लेके अगर हम इसको दूसरे साइड क्या करें, ट्रांसफर करें, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यही अब कहला जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कोई मेजर या माइनर एक्सिस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर हैं। यही जो ए है वो क्या कहलाएगा, अब रेडियस ऑफ सर्कल।
राइट, यही कहलाएगा क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर कहीं पे ग्राफ या तो एलिप्स को फॉलो कर रहा है या फिर सर्कल को फॉलो कर रहा है, तो जहां जहां पे फिजिकल क्वांटिटी एलिप्टिकल ग्राफ या सर्कुलर ग्राफ को फॉलो करेंगे तो वहां पे एक प्रॉपर्टी हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है, वहां पे एक प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा। वो ये कि जब एक वैल्यू मैक्सिमम होगी तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। जैसे यहां की अगर हम बात करें तो यहां पे x क्या है, मैक्सिमम। यहां पे जब x मैक्सिमम है तो y की वैल्यू कितनी, यहां पे जीरो, क्योंकि बेटा ये पॉइंट कहां है, x एक्सिस में। x एक्सिस में y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है, यहां पे क्या मैक्सिमम है, y, और वहां पे x कितना है, जीरो। सेम यही लॉजिक यहां पे लगा सकते हैं, और सेम यही लॉजिक हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं कि इधर पे हमने ले लिया x, इधर पे ले लिया y, और क्या बना दिया, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, a। यहां पे x मैक्सिमम है तो y जीरो, यहां पे y मैक्सिमम है तो x जीरो। तो जहां भी इलिप्स या सर्कल का ग्राफ बनेगा, इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसका ग्राफ आएगा कहां पे, इसका ग्राफ मात्र 2 बार आएगा पूरे फिजिक्स में, और वो भी आएगा कहां पे, एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसलिए मैंने बोला है कि शुरू के 3 ग्राफ कहीं भी पूछे जा सकते हैं। दिखेगा इक्वेशन हाइपरबोला का बन, पर हो सकता है वहां पे ग्राफ पैराबोला बन जाए, हो सकता है स्ट्रेट लाइन बन जाए, लेकिन इलिप्स और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ स्पेसिफिक जगह पे ही आएंगे। तो उन स्पेसिफिक जगह का हमको क्या करना है, एग्जांपल देखना है कि एसएचएम में किन के बीच में आएगा और एग्जांपल कैसा होगा, वो हमको क्या करना है, देखना है ना। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है ना, तो सीधा सीधा इसका एग्जांपल हम क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहीं आएगा और इसके अलावा वो कहीं और नहीं आने वाला है, राइट। तो इसका एग्जांपल हम क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि इलिप्टिकल ग्राफ जब एसएचएम में हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो वो 2 बार किन के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं एग्जांपल इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये बनेगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, किसको फॉलो करेगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स को। तो इक्वेशन होता क्या है, जब एसएचएम में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और इनिशियल फेज है तो +5 और कर देंगे। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी का इक्वेशन देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। वहां पे लिखा जाता है a ओमेगा cos ओमेगा t। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। मैं चाह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, लेकिन यहां पे एक और फैक्टर आ जा रहा है, क्या, टाइम। टाइम चेंज होगा तो पूरा ओमेगा टी चेंज होगा, ओमेगा टी चेंज होगा तो पूरा एंगल चेंज होगा, राइट। हम चाह रहे हैं कि हमें रिलेशन x और v के बीच में मिले, और यहां से हमें क्या करना है, टाइम को हटाना है। अब समझो बेटा, पूरे फिजिक्स में या पूरे मैथ्स में या किसी भी टाइप के कैलकुलेशन में अगर कोई फंक्शन साइन में दिया है और कोई फंक्शन कॉस में दिया है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, अगर कोई फंक्शन साइन में दिया है और कोई फंक्शन किस में दिया है, कॉस में, और उस साइन या कॉस को तुम्हें क्या करना है, हटाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उनको स्क्वायर करके ऐड कर देना। क्योंकि अगर दिया हुआ है मान लो साइन स्क्वायर साइन थीटा और दूसरा दिया कॉस थीटा, और तुमको क्या करना है, हटाना है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके जब तुम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली हट गया। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है साइन ओमेगा टी और दूसरा आ रहा है कॉस ओमेगा टी। मुझे ओमेगा टी नहीं चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना। लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर मत करना बेटा, पहले इसको लिख लो क्या, x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसे लिख लो v डिवाइड बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ओमेगा टी को हटाना है, तो हम स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने यहां पे लिखा ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, 1। तो ये जो इक्वेशन हमें यहां पे दिख रहा है बिटवीन x एंड v, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसका मतलब है अगर हम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ कैसा होगा, एलिप्टिकल। ज्यादा कौन होगा, a या a ओमेगा,
कोई सा भी ज्यादा हो सकता है। इसमें क्या है, या तो हो सकता है ए ज्यादा हो या तो ए ओमेगा ज्यादा हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा लेकिन सर ए में तो ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई से चीजें, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ठीक है ना? तो कोई सा भी ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें मैग्नीट्यूड वाइज। तो एक तरफ ले लिया है डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ ले लिया क्या, वेलोसिटी। और यहां जो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, वो इस तरह से बनेगा। समझो बेटा, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अलग टाइप से बनते हैं। इन सबके इक्वेशन अलग होते हैं, यहाँ पे पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन अलग से होते हैं। जब हम 1D वाला चैप्टर क्या करेंगे, चालू करेंगे, तो इस चीज को समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन के पीछे की पूरी कहानी क्या है। कब कब हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जो तुमने 3 पढ़े में है, v = u + at, s = ut + ½ at² वाला, और कब कब उनको यूज नहीं करना है। जब यूज नहीं करने हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो उस टाइम पे जब यूज नहीं करते हैं तो कुछ अलग टाइप के भी इक्वेशन आते हैं, जिसका एग्जांपल सीधा सीधा ही है, राइट। एक्स में ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखूं मैं, a या a², a, और y में, सॉरी v में ये वैल्यू a ओमेगा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, a ओमेगा। मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, एम्पलीट्यूड। और ये हो गया क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v मैक्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, a ओमेगा। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ कैसा है, इलिप्टिकल। इसका मतलब है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी 0, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो डिस्प्लेसमेंट 0। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इस तरह से होता है मोशन। तो यहां पे जब जाता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, तो इस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, पर वेलोसिटी कितनी, 0। और आते आते जब अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। पूरी कहानी एसएचएम के टाइम पे समझ में आ जाएगी, जिनको याद नहीं आ रहा है उनके लिए। जिनको याद आ रहा है बिल्कुल सिंपल सा, अरे आया समझ में। इसी तरह से तो ये हमने क्या किया है, पहला एग्जाम्पल लिया है, राइट। पहला एग्जाम्पल लिया किसमें, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इसी चैप्टर में, राइट, इसी चैप्टर में एसएचएम में दूसरा एग्जाम्पल भी इसका आ जाएगा, और पूरा एलिप्स का इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, बेसिकली 2 बार ही पढ़ना है, राइट। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी इसी चैप्टर में, ये है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो ग्राफ होता है वो भी कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। जैसे वेलोसिटी का इक्वेशन हमने क्या लिखा है अभी, a ओमेगा cos ओमेगा t। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, राइट। तो एक दिया जा रहा है कॉस से, दूसरा दिया जा रहा है साइन से। मैं चाह रहा हूं साइन या कॉस को क्या करना, रिप्लेस करना, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए v और a के बीच का रिलेशन। तो सबसे सही तरीका क्या है, स्क्वायर करके ऐड कर देना, पर डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है। पहले इसको लिख लो v डिवाइड बाई a ओमेगा, ताकि दूसरे तरफ सिर्फ क्या रहे, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसे लिख लो a डिवाइड बाई -a ओमेगा स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या है, इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों को अगर हम स्क्वायर करके क्या कर दे, ऐड कर दे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, v स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4। राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। ये भी जो हमारे पास आ रहा है ये फॉलो कर रहा है किसको, तो हमने बोला इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही है। इसका मतलब है इनके बीच में भी जो ग्राफ बनेगा, जिसमें एक तरफ हमने ले लिया मान लो वेलोसिटी, एक तरफ ले लिया क्या, एक्सेलरेशन, वो भी कैसा बनेगा, इलिप्टिकल। अगर a ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये बड़ा होगा मेजर एक्सिस, और अगर a ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो कोई सा भी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस हो सकता है। यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या लिखूं मैं, a ओमेगा, और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर। सेम लॉजिक यहां भी लगेगा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। वहां पे वेलोसिटी कितनी, सॉरी हाँ, वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। यहां पे एक्सेलरेशन कितना, 0। यहां पे वेलोसिटी कितनी, 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, राइट। ये भी हम क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो 2 ही बार ये ग्राफ आने वाला है। सिंस हम पूरे ग्राफ को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पूरा तैयार कर रहे थे, हमने क्या कर लिया, यहां पे सीख लिया। क्लियर है ये,
राइट। तो इसका इक्वेशन भी याद रखना है और एग्जाम्पल भी याद रखना है, तुम्हारा काम चल जाएगा, इससे ज्यादा ये आना नहीं है ना। चलो इसे भी नोट करो। हमने जब से शुरू किया है हमने बहुत सारे ग्राफ क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। लास्ट ग्राफ है हमारा एक्सपोनेंशियल का, राइट। तो लास्ट ग्राफ जो हम पांचवा पढ़ रहे हैं, ये ग्राफ है हमारा किसका, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। मैंने बताया है कि ये वाला जो ग्राफ है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों में है। फिजिक्स में भी ये क्या आएगा, सिर्फ 2 बार आएगा, राइट। अगर हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस पूरा का पूरा देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 बार आना है। पहली बार आएगा 11th क्लास में जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, नाम सुना हुआ है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो पहला जो ग्राफ आएगा उस टाइम पे वो भी आएगा किसका, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। इसी तरह से 12th वाला पार्ट हम जब क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तो वहां पे भी एक बार आएगा ये ग्राफ जब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, राइट। हम रेडियो एक्टिविटी जब क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी आएगा ये ग्राफ। अब केमिस्ट्री में अगर तुम क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में भी ये ग्राफ आएगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी के ही सिमिलर है। इसी तरह से बायो में भी तुमने शायद अमीबा, पैरामीशियम में सबका ग्रोथ पढ़ा होगा, तो वो भी ग्राफ कुछ टाइम के लिए कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। और मैथ्स में तो ये आना ही आना है, राइट। मैथ्स में अगर देखे जाए सारे ग्राफ तो ये अकेला ग्राफ है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब में क्या आ सकता है। तो ग्राफ का जानना जरूरी है। लेकिन ग्राफ कैसे बनना है वो तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। एग्जाम्पल जब आएंगे तब आएंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जानना है कि जो टर्म यहां पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, उसका मतलब क्या है। क्योंकि एक ऐसा टर्म जो चारों ही सब्जेक्ट में आ रहे हैं हमारे साइंस के, तो कम से कम उस टर्म का मतलब तो पता हो। तो तुम्हें क्या पता है एक्सपोनेंशियल का मतलब, वो पहले मुझे एक्सप्लेन करो, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। नाम सुना है, ये हमेशा सुना होगा तुमने, राइट। ये अकेला ऐसा टर्म है, मुझे लगता है कि साइंस से ज्यादा तुमने नॉर्मली ऐसे पढ़ा होगा, कभी भी पेपर ऊपर तुमने पढ़ा होगा, कहीं भी न्यूज देख रहे हो तो उसमें कई बार तुमने पढ़ा होगा। कोरोना से पहले तुमने इस चीज के लिए सुना होगा कि ग्रोथ जो है, या पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, राइट। जो पॉपुलेशन वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। कोरोना के टाइम पे भी तुमने कई चीजें सुने होंगी कि कोरोना के केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। इस तरह से कई बार सुना है, नहीं सुना है, राइट। तो ये टर्म तुमने ऑलरेडी सुना है, इस टर्म के साथ तुम क्या हो, ऑलरेडी फैमिलियर हो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। मुझे ये बताओ सिंपल सा, कि अगर एक्सपोनेंशियल का मतलब अनलिमिटेड, वेरी रैपिड, बहुत फास्ट ये सब होता, तो हमने कभी ऐसा क्यों नहीं बोला, राइट, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है, अनलिमिटेड तरीके से बढ़ रही है, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अचानक से हमारे अंदर का शेक्सपियर क्यों जाग गया कि इंग्लिश का टर्म हम यूज कर रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। टाइम के साथ बढ़ती है वो चीजें। अच्छा, क्या बेटा, पावर ऑफ कोफिशिएंट, विच कोफिशिएंट बेटा, एक्स वाई या एन स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और शायद किसी चीज के रिस्पेक्ट में जो बढ़ रहा हो उसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी समझदारी है, जितना भी आंसर दे रहे हो, चाहे सही है चाहे गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि बेटा अगर इसका मतलब, क्योंकि जनरली जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म यूज किया जाता है हमारे दिमाग में एक छाप छूट जाती है सीधा सीधा, कि कोई चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से, बहुत इस तरह से अनलिमिटेड बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल टर्म यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये डेफिनेशन तो क्या है, सही है। कुछ हद तक हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हाँ वेरी फास्ट, लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं। तो आज मैं तुमको वही एग्जाम्पल बार बार, जो हर साल मैं क्या कर रहा हूं, वही एग्जाम्पल, टीचर्स के पास कुछ और होता नहीं है, वही एक ही चीज को रिपीट करते रहते। तो एक एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे तुम्हें एक्सपोनेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाना चाहिए। एक फील आ जानी चाहिए कि अगर कभी लिखा हुआ है कि कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियल ग्रो या एक्सपोनेंशियल डिके दोनों ही हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है। अगर कभी, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हो रेडियो एक्टिव डिके पढ़ने वाले, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो बेसिकली हम दोनों जगह जो एग्जांपल लेंगे वो डिके का लेंगे। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है या एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो उसका क्या मीनिंग होना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए, वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, और दोबारा कभी भी किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल से समझा रहा मैं इसका बेटा, और बहुत जरूरी एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझो। एक्सपोनेंशियली अगर कोई वैल्यू कम हो रही है, एक्सपोनेंशियल अगर कहीं पे डिके हो रहा है,
तो एक्सपोनेंशियली डिके का क्या मतलब होना है या क्या मतलब होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक सा क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। और एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, दो तरीका ले रहे हैं। एक ले रहे हैं तुम लोगों का और एक मैं ले रहा हूं अपना खुद का। राइट, तो दो कैटेगरी हमने यहां पे ले ली, एक तुम लोग और एक तरफ पे मैं हूं। राइट, तुम यहां पे क्या हो, थोड़े समझदार हो, कितने अच्छे से, यस सर। राइट, तुम्हें मैं ले रहा हूं कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग की जो कैटेगरी है वो एक समझदारों की कैटेगरी है, जबकि अगर दूसरे साइड मैं देखूं अपने के, तो मैं उतना समझदार नहीं हूं इन सारी चीजों में। राइट, उतना नॉलेज मुझे है नहीं, तो मैंने अपना ले लिया। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो जैसे तुम भी बाहर, उसी तरह से कॉलेज के टाइम पे मैं भी क्या हूं, घर से बाहर रह रहा था, तो तुमको भी क्या है, खर्चे के लिए पैसे मिल रहे हैं। इमेजिन करो कि मंथ के शुरू में, राइट, सिर्फ खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वालों ने तुमको 9,000 रुपए दिए। राइट, फर्स्ट डे, पहले दिन तुम्हारा मेस का, हॉस्टल का, सबका पैसा पेड है, ये सिर्फ खर्चे के लिए। राइट, कितने खुश हो जा रहे हैं, मात्र इमेजिनेशन में खुशी हो जा रही है। हाँ सर, यस, माल ही माल होगा, अब तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसे खुश हो जा रहे हैं। मान लो 9,000 रुपए ले और महीने में 30 दिन है, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। तो 9,000 रुपए जब तुमको मिले खर्च करने के लिए, तो तुमको सीधा सीधा ये बता दिया गया भैया कि एक महीने तक तुमको इसी से खर्चा चलाना है, एक महीना खत्म होगा फिर से तुम्हारे अकाउंट में क्या कर देंगे, इतना अमाउंट डाल दिया जाएगा। अब तुम समझदार वाली कैटेगरी में हो, तुमने क्या कर लिया, तुरंत कैलकुलेट कर लिया, तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास 9,000 रुपए हैं जो 30 दिन में मुझे क्या करने, खर्च करने हैं। 30 दिन खत्म हुआ, महीना शुरू हुआ, फिर से आ जाएंगे, मतलब ऑन एन एवरेज पर डे मुझे 300 रुपए क्या करने, खर्च करने। अगर मैं ऑन एन एवरेज 300 रुपए पर डे खर्च करूंगा या करूंगी, तो महीने भर मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, चल जाएगा, और महीना बस चलाना है, फिर अगले महीना फिर से आ जाना है अपने पास। तो वही हुआ, महीने की पहली तारीख में जैसे ही तुम्हारे पास 9,000 रुपए आए, तुमने वहां से खर्च करना शुरू कर दिया, और तुमने क्या किया, 300 रुपए पहले दिन खर्च कर दिए, तुम्हारे पास बचा कितना, 8700 रुपीज। राइट, सेकेंड डे हुआ, फिर से तुमने क्या कर लिया, 300 रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारे पास बचा कितना, 8400 रुपीज। इस तरह से तुम खर्च करते गए। अच्छा, सिंस हम एग्जाम्पल रियल ले रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी तुमने 400 रुपए खर्च कर दिए, तो कभी तुमने 200 रुपए खर्च किए, कभी किसी दिन तुमने कोई भी खर्च नहीं कर दिया, तो कभी तुमने कितना खर्च किया, 600 खर्च कर दिया। पर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि ऑन एन एवरेज मुझे कितना खर्च करना है, 300 रुपए। अगर किसी दिन ज्यादा खर्च हो गया तो तुमने उससे थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, अगले दिन कम खर्च कर लिया, पर ऑन एन एवरेज तुम कितना खर्च कर रहे हो, 300 रुपए। ऐसा करते 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 लास्ट दिन जो होगा, तुम्हारे पास 300 रुपए बचेगा, तुम 300 रुपए खर्च कर दोगे, कितना हो गया, 0। अगला महीना चालू, फिर से पैसा आ गया। राइट, तो यहां पे ध्यान से समझो बेटा, जो अमाउंट तुम खर्च कर रहे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तुम्हारे पास जब बहुत पैसा था तो भी तुमने उतना ही खर्च किया, जब तुम्हारे पास पैसे कम बचे तो भी उतना ही खर्च किया। तुम्हारा रेट ऑफ खर्च करना, मतलब जितना खर्च कर रहे हो पर डे, वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। एज वेल एज तुम्हारा रेट ऑफ खर्च करना क्या है, कांस्टेंट है। तुम कांस्टेंट रेट से क्या कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो। जब इस तरह से कोई वैल्यू कम होती है, दैट इज नोन एज लीनियर डिके। ये लीनियरली क्या हो रहा है, तुम्हारा पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, तो तुम्हारा रेट ऑफ खर्च करना कांस्टेंट है, चाहे तुम्हारे पास 9,000 है, चाहे 300 रुपीज है, 600 रुपीज, उतना ही तुम पर डे क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। और तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारा जो अमाउंट है, वो एक लीनियर तरीके से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको बोलते हैं लीनियर डिके। दूसरी तरफ मैं हूं, अब मेरे पास उतनी समझदारी नहीं थी जितनी तुम्हारे पास है। मान लो, इमेजिन करो कि कॉलेज के टाइम पे मुझे भी इतने ही मिले, हालांकि कभी मिले नहीं इस तरह से, लेकिन इमेजिन करो कि मुझे भी इस तरह से क्या हुआ, पहले दिन 9,000 रुपए मिले खर्च करने के लिए कि खाना पीना जो करना है वो कर सकते हैं। जिस दिन मेरे पास ये अमाउंट आया, उस दिन मैं अपने आप को एलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर समझ रहा हूं, उससे भी ज्यादा अमीर। इतने सालों में जो चेंज हुआ है, वो मात्र चेंज हुआ है अमीरों का नाम। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं इसको एग्जाम्पल को लेता था बिल गेट्स से, फिर उसके बाद मुझे लेना पड़ा जेफ बेजोस से, अब लेना पड़ रहा है, तुम अपडेट तो हो ना, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। राइट, तो 9,000 रुपए मात्र मेरे पास जिस दिन आए, मैं अपने आप को समझ रहा हूं उस दिन एलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर। और हमने सोचा आज तो पार्टी होगी,
और पार्टी ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल अच्छे से 5 स्टार होटल, 100 हेरिटेज जैसे, है ना, कॉलेज के पास में 100 हेरिटेज करके बहुत अच्छा वो था, फाइन डाइन रेस्टोरेंट था। हम वहां गए और 3000 रुपए हमने उस दिन क्या कर लिया, खाना खा लिया इतने में। एग्जाम्पल इमेजिनरी है पर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। राइट, तुमको यकीन नहीं हो, अरे यार अपने बर्तन वर्तन संभाल के रखोगे तुम, है ना। तुमको यकीन नहीं होगा, एक बार हम लोग 27,000 रुपए का बिल बना था खाने, 27,000 का। अरे तो खाने के मामले में कोई वो नहीं, एनीवे। उस दिन हम क्या थे, बिल्कुल इस तरह गए और बढ़िया खाना खाया और 3000 रुपए खर्च। कितना बचा? अगले दिन नींद खुली, राइट, लेट से नींद खुली थी क्योंकि ज्यादा खाना खा के सोए थे अच्छे से। अगले दिन नींद खुली और देखा हमारे अकाउंट कि भैया 6000 रुपए बचे, 10 दिन का खर्चा एक दिन में कर दिया है। और फिर रियलाइज हुआ कि अगर इसी रेट से खर्च करते रहे तब तो हो गया, फिर 2 या 3 दिन में खत्म, और उसके बाद तो फिर नौबत ही आ जाएगी अजीब सी दूसरे से मांगने की। तो बोला नहीं यार, इस तरह से खर्च करने से तो काम नहीं चलने वाला। थोड़ा जो अपना खर्च है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगले दिन से जाके हरिओम में थाली खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। अभी इलॉन मस्क से ज्यादा ऊपर में थे, अब उसके लेवल पे आए अपन, अब आए उसके लेवल पे। अगले दिन बोले नहीं यार इतना फाइन डाइन वगैरह नहीं, अपन चलते हैं KFC वगैरह, मैकडी वगैरह, वहां चलते हैं, और वहां जाके 1000 रुपए का खाना खा गए, वहां पे बिल बना ठीक ठाक। अगले दिन नींद खुली, कितना बचा? 5000 रुपए मात्र। जब अगले दिन फिर नींद खुली, लग रहा है ऑलमोस्ट आधे पे आ गए, 2 दिन बीता है अभी तो, है ना। इस तरह से रेट, इस तरह से खर्च नहीं करना है, अपने खर्च को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगले दिन थोड़ा सा और ढाबे वोबे में गए, 500 रुपए का ही खाना खाएं, कितना बचा? 4500 रुपए। 3 दिन बीता है, अमाउंट ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। जितने टाइम में ये अमाउंट इनिशियल का हाफ हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाफ लाइफ। ये कहलाता है क्या? हाफ लाइफ ऑल्सो, राइट। ये हो गया 4500 रुपए। अपने को लगा यार इस तरह से नहीं होगा, तो मेरा ये है कि जब जब मैं अकाउंट अपना चेक कर रहा हूं और मुझे लग रहा है यार पैसे कम हो जा रहे हैं, तो मैं अपने रेट ऑफ खर्च को भी कम करता जा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे जैसे इनिशियल अमाउंट कम होता जा रहा है, रेट ऑफ खर्च करना भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ऐसे करते 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 20वां दिन बीत गया। 20 दिन में मेरे पास मात्र बचे हुए कितने? अब 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए बचा हुआ, और 10 दिन है अभी। अब लगा नहीं यार, तो कहीं भी जा नहीं सकते, ढाबा भी नहीं जा सकता, अब जाना पड़ेगा चुपचाप से मेस का खाना खाने, या जहां भी इस तरह से मिलता है, भैया थाली ला दो। बोला भैया कौन सा? डिलक्स, राजा महाराजा। बोला भैया सबसे मिनिमम वाला मिनी थाली लाओ आप, तो वो 50 रुपए की थाली खा रहे हैं अपन। 27th डे हमारे पास बचा है कितना? 5 रुपए। अब तो चाय पीना पड़ रहा है, राइट। 29th डे मेरे पास 1 रुपए बचा है, एक ही क्लियर्स लेना पड़ रहा है, वो भी 1 रुपए नहीं, ना 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 कि 1 रुपए का पूरा खर्चा कर दिए, नहीं, 50 पैसे का। थ्योरेटिकली मैंने बोला 50 का एक चॉकलेट और रखा रहा 50 पैसे, कभी आके फिर से ले जाऊंगा। क्योंकि मेरी एक टेंडेंसी है कि मेरा जो रेट ऑफ खर्च करना है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? इनिशियल अमाउंट पे। जब मेरे पास अमाउंट ज्यादा है तो मेरा रेट ऑफ खर्च करना भी क्या है? ज्यादा। और जैसे जैसे मेरा इनिशियल अमाउंट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ खर्च करना भी कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा रेट ऑफ खर्च करना उतना ही है। इसका मतलब यह हुआ कि थ्योरेटिकली अगर मेरे पास 1 पैसा बचता, मैंने बोला थ्योरेटिकली क्योंकि रियल में अब चलता नहीं, तो मैं सिर्फ 0.5 पैसा खर्च करता। अगर मेरे पास 0.001 पैसा बचता तो मैं 0.0005 पैसा समथिंग खर्च करता। लेकिन जैसे जैसे इनिशियल वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ खर्च करना भी कम होता जाएगा। जो इस तरह से वैल्यूज कम होती हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके। तुम बताओ, क्या थ्योरेटिकली मेरा पैसा कभी भी खत्म होगा? कभी भी मेरा पैसा जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा इनिशियल अमाउंट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे मैं रेट ऑफ खर्च करना भी कम करता जा रहा हूं। जितना पैसा कम होगा मैं रेट ऑफ खर्च करना और कम कर दूंगा, लेकिन अमाउंट मेरा जीरो, या मैं बोल सकता हूं अमाउंट को जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम। इस तरह से डिके को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके, जबकि इस तरह का जो डिके था वो क्या कहलाया? लीनियर डिके।
एक्सपोनेंशियल डिके जब भी होगा, इसके बारे में तीन चीजें तुमको क्या करनी, ध्यान रखनी है। लीनियर डिके और इसमें, लीनियर डिके में रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ खर्च करना फॉर दिस एग्जांपल वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट? वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास चाहे बिल्कुल पैसा है चाहे बिल्कुल भी नहीं है, तुम उतना ही खर्च कर रहे हो। एक्सपोनेंशियल डिके में जो रेट ऑफ डिके है या रेट ऑफ खर्च करना है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इनिशियल वैल्यू पे। जैसे जैसे इनिशियल वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा। दूसरा, जो हमारा आंसर जो तुमने क्या किया था शुरू में दिया था कि बहुत रैपिड डिके हो रहा है, या वो कुछ हद तक सही है पर 100% सही नहीं है। जैसे अगर मान लो मैंने कंपेयर किया कि लेट्स से मिड यहां तक, तो नो डाउट मेरा रेट ऑफ खर्च करना क्या है, तुमसे ज्यादा है। तुम 300 रुपए खर्च कर रहे हो, मैंने 3000 खर्च कर दिया, 1000 खर्च कर दिया, 500 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरा रेट ऑफ खर्च करना क्या है, ज्यादा है, बहुत तेजी से अमाउंट कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई आता और ऑब्जर्वेशन लेता किसका, 15 तारीख के बाद, तो वो तुमको बोलता कि ये तो बड़े खर्चीले यार, 300 रुपए खर्च कर रहे हैं, मेरे को देखो कभी 100 रुपए खर्च कर रहा, कभी 50 रुपए खर्च कर रहा, कभी 10 रुपए खर्च कर रहा, और कैसे बता रहा है। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी समझ है कि अगर कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, शायद ये आधा सही है, राइट? कुछ हद तक ये होगा बिल्कुल, लेकिन एक लिमिट ऐसा भी आएगा जब एक्सपोनेंशियल डिके में जो रेट ऑफ डिके है वो लीनियर से क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। अरे आई समझ में? और तीसरा पॉइंट जो तुमको क्या करना है एक्सपोनेंशियल में याद रखना है वो ये कि अगर कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है तो वो कभी जीरो या तो इनफाइनाइट टाइम लेगा जीरो होने में। कितना टाइम लेगा? इसीलिए बेटा जापान में जो अटैक हुए हिरोशिमा नागासाकी में, जहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उस वैल्यू को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल इनफाइनाइट टाइम लगेगा। हां, वो सेफ लेवल्स के में आ सकता है कुछ सालों के बाद, लेकिन अगर बोला जाए कि वहां का पूरा रेडियो एक्टिव जो वो है रेडिएशन है वो जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो इनफाइनाइट टाइम में वो बहुत कम हो जाएगा पर जीरो नहीं होगा। क्या एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया तुम्हें एक्सपोनेंशियल? भूलना नहीं है बेटा, और ऐसा समझ में आना चाहिए कि तुम एक छोटे से बच्चे को भी समझा पाओ। क्या तीन डिफरेंस हमको देखना है? पहला, इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। दूसरा, लीनियर से ज्यादा या कम भी। और तीसरा, अमाउंट जीरो होने में इनफाइनाइट अगर डिके हो रहा है। तो ग्रोथ की बात करें, अगर कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो तुम बोलोगे शुरू में बहुत धीरे 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 ग्रो करेगा, और जब इनिशियल वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। याद करो कोरोना के केसेस, जब मार्च में कोरोना के केसेस निकल रहे थे तो उस टाइम पे हम 10, 20, 100 केसेस को भी ट्रैक कर रहे थे। 100 केसेस होने में काफी समय लगा था, लेकिन 100 से 200 में उतना समय नहीं लगा जितना 100 होने में, क्योंकि इनिशियल वैल्यू बढ़ गई तो रेट ऑफ ग्रोथ भी बढ़ गया। फिर शुरू के 1000 केसेस होने में टाइम लगा था 1-2 मंथ, फिर 1000 से 2000, 3000 होने में कोई टाइम, शुरू के 1 लाख केस होने में शायद 2 महीने 2.5 महीने लगे थे, लेकिन 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख होने में उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू। और एक टाइम तो हमने ये भी देखा है जब पर डे मोर देन 1 लाख केसेस निकल रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे इनिशियल वैल्यू बढ़ेगी रेट ऑफ ग्रोथ भी, इन दिस केस रेट ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे जो भी ग्रोथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो शुरू में बहुत कम भी हो सकता है, और जैसे जैसे इनिशियल वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ भी सकता है। क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? इन 3 पॉइंट्स को तुम चाहो तो इसको बना सकते हो, चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 3 पॉइंट्स को प्रॉपर अपने तरीके से लिख लो। फिर ग्रोथ और डिके का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं बता दे रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत फास्ट ही हो, जरूरी नहीं है, हर पॉइंट पे नहीं है ना। वो लीनियर डिके से ज्यादा भी हो सकता है, लीनियर डिके से कम भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लीनियर ग्रोथ से ज्यादा भी हो सकता है और लीनियर ग्रोथ से कम भी हो सकता है। इस एग्जांपल में जैसे हमने देखा ना कि वैल्यू कम हो रहा है, मतलब ये डिके का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे शुरू में एक्सपोनेंशियल डिके क्या है, बहुत तेजी से खर्च हो रहा है, जबकि तुम लोग कम खर्च कर रहे हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम्हारा खर्चा ज्यादा है पर मेरा खर्चा जो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है वो कम है। तो सेकंड पॉइंट ये कि एक्सपोनेंशियल डिके तो जरूरी नहीं कि हमेशा वेरी फास्ट या बहुत रैपिडली हो, वो लीनियर से ज्यादा, लीनियर से कम हो सकता है। क्लियर? याद रहेगा एक्सपोनेंशियल का मतलब, राइट? सीधा सीधा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, बिल्कुल फील आ जानी चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी टर्म को हमने सुन लिया और सोच लिया कि ऐसा होता है, राइट? क्या एक्चुअल मीनिंग होता है, क्या एक्चुअल मतलब होता है, वो पूरा प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को समझा सकते हो अगर उसने बोला कभी एक्सपोनेंशियल वैल्यू बढ़ना है कम होना, क्लियर।
अब ग्राफ कैसे बनना है वो, तो ग्राफ हम क्या करेंगे, दोनों का देखेंगे, एक देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का और दूसरा देखेंगे एक्सपोनेंशियल डिके का। तो दोनों केस देख रहे हैं। केस 1 हमने क्या किया है, देखा है अगर कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में राइट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर x, राइट। ई ही बताता है एक्सपोनेंट, यही चीज है एंटी लॉग जो तुमने क्या किया सीखा हुआ है। इसका जब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक तरफ हमने ले लिया क्या x, एक तरफ हमने ले लिया क्या y, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। जरूर ऐसा लग सकता है सर पैराबोला की तरह है, लेकिन एक्चुअली पैराबोला नहीं है। इसमें क्या है, वैल्यू माइनस वगैरह भी हो सकता है, और जैसे जैसे इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बढ़ेगा ये बहुत तेजी से, लास्ट पॉइंट ऐसा होगा जिसमें ये ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, राइट। इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। सेकंड केस हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिके का। फिजिक्स में हमें दोनों क्या करना है, एक्सपोनेंशियल डिके ही देखना है। इसके लिए इक्वेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एक तरफ हमने लिया है x, एक तरफ हमने लिया y। ध्यान रखना बेटा e टू द पावर x है, पर ग्राफ x और y के बीच का ही है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, राइट। बहुत ही तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन जब इनिशियल वैल्यू कम हो जाएगी तो रेट ऑफ डिक्रीज होना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑलमोस्ट पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि जीरो होने पे कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट, राइट। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस x, एंड ये क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर प्लस x। अब समझो इसके दो वेरिएंट और है, दो वेरिएंट और इस तरह से हैं कि जैसे ये हमने बनाया y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, सॉरी e टू द पावर x। दूसरा हो सकता है y इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x, राइट। y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस e टू द पावर x। इसी तरह से यहां पे हो सकता है y इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x, ऐसा भी हो सकता है। अगर पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सामने क्या कर दिया, माइनस लग गया है, तो तुमको और कुछ नहीं करना है, इसी ग्राफ को पकड़ के नीचे बना देना है, इसका मिरर इमेज। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा देता तो ये ग्राफ मुझे ऐसे दिखता, तो वो ग्राफ हो जाता किसमें, y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x। ये अभी भी क्या है, ग्रोथ ही है, लेकिन नेगेटिव तरफ, राइट। तो नेगेटिव एक्सिस में क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता, ग्रोथ होता, y एक्सिस का ग्रोथ ही दिखाता। इसी तरह से अगर होता y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो अगेन इसका मिरर इमेज, यहां पे अगर मैं मिरर लगा देता तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखता, सॉरी, राइट, ऐसे जाता ये, राइट, इस तरह से ऐसे। तो वो हो जाता किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। जस्ट ये इमेजिन करो कि यहां पे एक मिरर लगा होता, तो ये ग्राफ मुझे इस तरह से दिखता है, ऐसे आते हुए, समझ में आया। इसमें अगर मैं मिरर लगा दूं तो यही ग्राफ मुझे इस तरह से दिखेगा। कर सकते हो वो दोनों भी, राइट। जानबूझ के मैं चारों नहीं बनाता, क्योंकि चार के चक्कर में कभी कभी एक भी भूल जाते हो तुम, है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा है, सिर्फ दो ही बता रहा जो तुम्हारे काम का है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डिके। बस याद रखना है कि अगर माइनस आ गया तो इन्हीं को याद रखो, अगर ई के सामने माइनस आ गया तो इसी को क्या कर देना, नीचे कर देना। क्लियर है। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा ग्राफ जो इतने दिन से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स में अगला टॉपिक जो हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का, राइट। वो शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। चलो पहले इसको नोट कर लो। कल से शुरू कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। जिसको आना था, जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, वो आज तक आ गए बस। क्योंकि बेटा कल की क्लास अगर मिस हुई तो परसों से फिर कुछ नहीं आना समझ में कि क्या होता है इंटीग्रेशन, कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें वो फिर तभी आएगा जब नया बैच शुरू होगा, जब मैं वापस से इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। और कल से तुमको टॉपिक को हर दिन एक एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि अभी तक तो ग्राफ वगैरह सब एक बार में आ जा रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन का टॉपिक एक्सपोनेंशियली टफ हो सकता है। लगेगा हाँ ये तो आसान है, आ रहा है समझ में, अचानक से ये क्या हो गया, ऐसा हो सकता है। मैं पहले से वार्न कर दे रहा है, इसलिए तुमको पहले से क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो कल से टॉपिक को हर दिन रिवाइज करके आना है, और कल का क्लास अब नहीं छोड़ना है बिल्कुल। क्लियर है ये? चलो थैंक यू।